नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता है राजस्थान के प्रमुख त्योहारों पर हमारी चर्चा जारी है और इस चर्चा के दौरान पिछले अध्याय में हम भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक के जो प्रमुख त्योहार हैं उन पर बात कर चुके हैं। पिछला जो लास्ट बिंदु जिस पर अपन ने बात करी वो था कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा के बाद अगर अपन बात करें प्रमुख त्योहार में तो वो आती है मकर संक्रांति। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मकर संक्रांति यहाँ पर अपन बात करेंगे मकर संक्रांति कब आती है और उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर। तो देखिए, मकर संक्रांति आती है 14 जनवरी को। ठीक है। इसमें जो प्रमुख बात है वो ये है कि इस दिन आरटीडीसी के द्वारा जयपुर में एक तो पतंग महोत्सव का आयोजन किया जाता है और दूसरी बात अगर मैं करूं तो वो ये है कि इस दिन तिल और गुड़ की मिठाई खाई जाती है। तो ये कुछ एक जो बातें हैं अपन को यहाँ पर ध्यान रखनी है। इस दिन आरटीडीसी द्वारा जयपुर में पतंग महोत्सव का आयोजन किया जाता है। दूसरी बात, इस दिन तिल और गुड़ की मिठाई खाई जाती है। एक और बात अगर अपन यहाँ पर करें तो मकर संक्रांति से एक दिन पहले अगर आपको पता हो तो पंजाब में लोहड़ी मनाई जाती है ना। ये भी यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। मकर संक्रांति से एक दिन पहले एक दिन पहले पंजाब में लोहड़ी मनाई जाती है ना। तो ये कुछ एक बातें हैं जो मकर संक्रांति पर अपन को ध्यान रखनी है। एक बार आप इसे बिल्कुल नोट कर सकते हैं। मकर संक्रांति के बाद अगर मैं बात करूं तो देखिए, इसके बाद आता है सुइया मेला। सुइया मेला कब आता है, एक तो ये अपन को ध्यान रखना है और यहाँ पर क्या बात है जिसका इंपॉर्टेंस है। तो ये कुछ एक बातें अपन को यहाँ पर देखनी है। देखिए, सुइया मेला कब आता है। देखिए, सुइया मेला आता है पौष माह की सोमवती अमावस्या को। कब आता है? पौष माह की सोमवती अमावस्या को। सोमवती अमावस्या मतलब पौष के माह की अमावस्या हो और उस दिन सोमवार हो। इसमें जो प्रमुख बात है वो ये है कि इस दिन चौटन बाड़मेर में सुइया मेला का आयोजन होता है
और ये जो मेला है इसे अर्ध कुंभ की मान्यता प्राप्त है ना। दो बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इस दिन चौहटन बाड़मेर में सुइया मेला भरता है। और दूसरी बात, इस मेले को अर्ध कुंभ की मान्यता प्राप्त है ना। अर्ध कुंभ कहा जाता है इस मेले को, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद अपन बात करें तो इसके बाद फिर आती है मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या कब आती है? ये आती है माघ अमावस्या को। माघ अमावस्या को, ठीक है। तो यहां पर ये आपको ध्यान रखना होगा कि मौनी अमावस्या आती है माघ अमावस्या को। इसमें जो प्रमुख बात है वो ये है कि एक तो इस दिन मौन व्रत रखा जाता है, और दूसरा इसे मनु के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। एक तो मौन व्रत रखा जाता है, ठीक है। दूसरा, इस दिन को मनु के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। मनु के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो ये बातें अपन ने इसमें करी। इसके बाद फिर मौनी अमावस्या के बाद देखिए माघ अमावस्या के बाद फिर माघ शुक्ल एकम से नवम तक रहते हैं गुप्त नवरात्रा, ठीक है। गुप्त नवरात्रा, ये माघ शुक्ल एकम से नवम तक, ठीक है। माघ शुक्ल एकम से रहते हैं नवम तक, और इसी दौरान आती है बसंत पंचमी। कब आएगी? माघ शुक्ल पंचमी को, ठीक है। माघ शुक्ल पंचमी को आती है बसंत पंचमी, ठीक है। इसे थोड़ा रब कर दे। बसंत पंचमी में कुछ एक महत्वपूर्ण बातें अगर अपन करें तो देखिए, इसे एक तो यौनोत्सव के रूप में मनाया जाता है। यौनोत्सव के रूप में मनाया जाता है, ठीक है।
इसे यौवनोत्सव के रूप में मनाया जाता है। दूसरी बात, इस दिन सरस्वती माता या शारदा माता की पूजा की जाती है, पूजा की जाती है। ठीक है। सरस्वती माता या शारदा माता के मंदिर की बात करें तो आपको पता होना चाहिए ये कहाँ है। मंदिर इनका पिलानी झुंझुनू, पिलानी झुंझुनू में, आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, इस दिन पीले वस्त्रों का ना महत्व रहता है। पीले वस्त्रों का अत्यधिक महत्व। इस दिन पीले वस्त्र पहने जाते हैं, हाँ, तो पीले वस्त्रों का महत्व रहता है। ये कुछ बातें हैं जो आप नोट कर सकते हैं बिल्कुल। इसके बाद फिर अपन बात करें तो बेणेश्वर मेला, हाँ? माघ पूर्णिमा को आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर मेले का आयोजन होता है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना? बेणेश्वर मेला ये आता है माघ पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा को। इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। और कहाँ भरता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, ये सोम माही जाखम, सोम माही जाखम नदियों के संगम पर, है ना, ये संगम पर डूंगरपुर जिले में पड़ता है। डूंगरपुर जिले में भरता है। और दूसरी बात अगर अपन करें तो माघ पूर्णिमा के दिन ही जैसलमेर में मरु महोत्सव का आयोजन होता है, डेजर्ट फेस्टिवल, है ना? तो इसी दिन मरु महोत्सव का आयोजन होता है जैसलमेर में। ठीक है, चलिए। माघ पूर्णिमा के बाद फिर अगर अपन बात करें तो फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को आती है महाशिवरात्रि। ठीक है, तो अगला जो प्रमुख त्योहार है वो लिखे आप महाशिवरात्रि।
लिखें महाशिवरात्रि कब आती है? फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी। क्या प्रमुख बातें हैं? देखिए, इस दिन को एक तो भगवान शिव के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है और दूसरा इसे भगवान शिव और पार्वती के विवाह उत्सव के रूप में मनाया जाता है ना। तो दो बातें अपन यहाँ पर नोट कर सकते हैं। एक तो इसे भगवान शिव के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है और दूसरा इसे भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ये दो बातें यहाँ पर महाशिवरात्रि पर अपन को ध्यान रखनी है। ठीक है, लिख लें आप एक बार। देखिए, महाशिवरात्रि के बाद अगर प्रमुख त्योहार की बात करें तो फिर आती है होली। होली कब आती है? ये आती है फाल्गुन पूर्णिमा को। फाल्गुन पूर्णिमा को आती है। ठीक है, इसमें जो प्रमुख बात है वो ये है कि इस अवसर पर एक तो इला इली नृत्य किया जाता है ना। होली के अवसर पर इला इली नृत्य किया जाता है। ठीक है, इसमें देखिए जो इला है वो होलिका के होने वाले पति है ना, और जो इली है वो स्वयं होलिका के लिए यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, एक बात तो ये हुई। देखिए, होली के अगले दिन जो त्योहार पड़ता है वो है धुलंडी। होली के अगले दिन आता है फिर धुलंडी। क्या तिथि होगी बताइए? हाँ, चैत्र कृष्ण एकम को, चैत्र कृष्ण एकम को पड़ती है धुलंडी। ठीक है, ये थोड़ा रब कर दें ऊपर से। देखिए, होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है, इस पर जो कहानी है वो आपको पता होगी, और नहीं भी है तो थोड़ा शॉर्ट में मैं आपको बता दूं, है ना। देखिए, आपको पता होना चाहिए, हिरण्यकश्यपु नाम का राजा था जिसके पुत्र था प्रहलाद, है ना। तो जो हिरण्यकश्यपु था वो अपने आप को भगवान मानता था और चाहता था कि सभी उसी की पूजा करें, है ना। पर क्या हुआ कि उसका जो पुत्र है खुद का प्रहलाद, वो खुद विष्णु भक्त था, वो उसकी बात को नहीं मानता था, है ना। तो उसने चाहा कि भाई पूरा जो नगर है वहां पर जो
लोग हैं उसकी बात को कैसे मानेंगे अगर उसका जो बेटा है वो खुद उसकी बात को नहीं मान रहा है। तो उसने उसे मारने के लिए काफी प्रयास किए, हाथी के नीचे, पैरों के नीचे उसे कुचलवाने का प्रयास किया, है ना, समुद्र खाई में फेंकवाने का प्रयास किया, दीवार में चुनवा देने का चुनवाया उसको, पर वहां से भी जब वह जीवित बच जाता है क्योंकि भगवान विष्णु की उस पर कृपा थी, तो फिर उसने अपनी बहन होलिका से कहा कि भाई क्या करे इसका, अब तो तू ही कुछ कर, है ना। तो होलिका को ऐसा आशीर्वाद प्राप्त था कि वो अग्नि स्नान किया करती थी, है ना। अग्नि स्नान किया करती थी मतलब वह अग्नि से जब स्नान करती थी, अग्नि में जब प्रवेश करती थी तो उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता था, और यदि वो किसी को साथ में लेकर बैठे तो वो जलकर भस्म हो जाए। तो इस तरह से जब ऐसा आशीर्वाद उसे पता प्राप्त था तो फिर उसने क्या किया कि उसने जो प्रहलाद था उसको अपनी गोदी में बिठा के जल्दी ज्वाला में वो जब बैठती हैं तो देखिए जो प्रहलाद है उसे विष्णु भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है, तो भगवान के आशीर्वाद से जो प्रहलाद है उसका तो कुछ नहीं बिगड़ता है, और जो होलिका है वो जलकर भस्म हो जाती है। देखिए उसी दिन होलिका की बारात आने वाली थी, तो जैसे ही होलिका के होने वाले पति को यह पता चलता है तो जो होने वाले पति थे वो उनको वैराग्य सूझ जाता है ना, और वो सारे वस्त्र वगैरह उतार के इस तरह से, है ना, वैराग्य धारण कर लेते हैं। और फिर जो होलिका की जो भस्म थी, जहां पर होलिका जलकर भस्म हो गई थी, उसे अपने शरीर के लगा लेते हैं, और इस तरह से वो आजीवन फिर कुंवारे रहते हैं, बिना विवाह के रहते हैं ना। तो इस तरह से होली फाल्गुन पूर्णिमा को होलिका दहन किया जाता है, और फिर उसके अगले दिन, है ना, धुलंडी का त्योहार मनाया जाता है। ये कुछ छोटी सी कहानी के रूप में मैंने आपको बताया, ठीक है। इसके बाद फिर अपन बात करते हैं, देखिए इसके बाद देखिए आती है एक तो शीतला सप्तमी या अष्टमी, है ना। शीतला अष्टमी ये चैत्र कृष्ण सप्तमी और अष्टमी को आती है। देखिए जोधपुर में जो शीतला अष्टमी का जो त्योहार है वो अष्टमी को मनाया जाता है, बाकी और जगह पर सप्तमी को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन सप्तमी के दिन क्या हुआ था कि जोधपुर में राजकुमार की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। शीतला अष्टमी पर जो प्रमुख मेले हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें अगर अपन बात करें तो एक जो प्रमुख मेला है वो है चाकसू जयपुर का। चाकसू जयपुर में प्रसिद्ध मेले का आयोजन होता है। और दूसरा अगर अपन बात करें तो वो लगता है कागा की छतरी, कागा की छतरी जोधपुर, जोधपुर में इस अवसर पर प्रसिद्ध मेलों का आयोजन होता है। ये दो बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए इसके बाद फिर देखिए अगर अपन बात करें तो जो प्रमुख तिथि है वो आती है चैत्र शुक्ल एकम। चैत्र शुक्ल एकम शुक्ल एकम या चैत्र शुक्ल प्रतिपदा,
प्रतिपदा भी से कहते हैं। ठीक है, इसमें जो प्रमुख बातें हैं वो यह है कि एक तो इस दिन वासंती नवरात्रा प्रारंभ होती है ना, वासंती नवरात्रा प्रारंभ। इस दिन से भारतीय नववर्ष का शुभारंभ होता है, ये भी पता होना चाहिए। भारतीय नववर्ष प्रारंभ होता है। और भी खूब सारी बातें हैं। इस दिन महर्षि गौतम की जयंती आती है, महर्षि गौतम की जयंती। इसी दिन सिंधियों के देवता झूलेलाल की जयंती भी मनाई जाती है ना। सिंधियों के देवता जयंती या जन्म दिवस है ना। ठीक है, और एक प्रमुख बात यह है कि इसी दिन चैत्र शुक्ल एकम को विक्रमादित्य नामक राजा ने 57 ईसा पूर्व में विक्रमी संवत प्रारंभ किया। तो ये बात भी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, 57 ईसा पूर्व विक्रमादित्य नामक राजा ने विक्रमी संवत प्रारंभ किया। ठीक है, बहुत सारी बातें हैं यहां पर जो अपन कर सकते हैं। और इसी दिन आरएसएस के संस्थापक केशवराव बलिराम हेडगेवार का जन्मदिन है ना, जन्म दिवस। ठीक है, तो ये कुछ एक बातें हैं जो आपको चैत्र शुक्ल एकम पर ध्यान रखनी है। ठीक है, इसे नोट कर लें एक बार। चलिए आगे बढ़े। देखो, इसके बाद जो त्योहार आता है वो आता है गणगौर। गणगौर की तिथि आपको बहुत अच्छे से पता होगी, क्योंकि जब प्रारंभ में अपन ने त्योहार स्टार्ट किए थे तो एक उक्ति मैंने आपको बताई थी जो काफी प्रचलित है, और उससे आपको दो त्योहारों की तिथि बहुत आसानी से याद
रहती हैं। तो एक बार वो युक्ति के बारे में भी अपन बात कर लेते हैं। देखिए जो प्रमुख युक्ति है वो है तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, है ना। तो वहां पर अपन ने जो गणगौर त्योहार है उसकी तिथि के बारे में भी बात करी थी। तो इसकी जो तिथि है वो है चैत्र शुक्ल तृतीया। देखिए इसमें ये जो गण है वो शिव के लिए प्रयुक्त हुआ है और जो गौर है वो माता पार्वती के लिए, है ना, माता पार्वती के लिए। शिव के लिए ही कहा जाता है ईश्वर और माता पार्वती के लिए कहा जाता है गंवर। ठीक है, एक तो ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात, इस दिन सभी रियासतों में ईसर और गंवर जी की सवारी निकाली जाती है। ठीक है, इस दिन सभी रियासतों में ईसर जी और गंवर जी की सवारी निकाली जाती है। ठीक है, तो इसे नोट करें। चलिए देखिए, गणगौर पे अगर प्रमुख अपन और भी बातें करें तो देखिए वो ये है कि इस दिन जयपुर और उदयपुर का जो गणगौर उत्सव है सब प्रसिद्ध है, काफी प्रसिद्ध है ये, है ना। दूसरी बात, इस अवसर पर घूमर नृत्य किया जाता है। घूमर नृत्य किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए चैत्र शुक्ल तृतीया के बाद फिर अपन बात करें तो देखिए इसके बाद जो प्रमुख तिथि है वो है केला देवी की अष्टमी। है केला देवी की अष्टमी आती है चैत्र शुक्ल अष्टमी को। ठीक है, इस दिन जो एक प्रमुख बात है वो ये है कि इस दिन करौली में प्रमुख मेले का आयोजन होता है ना। इस दिन केला देवी के मंदिर करौली में
प्रसिद्ध मेले का आयोजन होता है। ठीक है। फिर इसके बाद आती है रामनवमी। रामनवमी आती है चैत्र शुक्ल नवमी को। ठीक है, रामनवमी आती है चैत्र शुक्ल नवमी को, और इसे भगवान राम के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए, इसे भगवान राम के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर अपन आगे बात करें तो जो प्रमुख तिथि है वो है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को आती है महावीर जयंती। तो लिखिए महावीर जयंती, लिखे महावीर जयंती। महावीर जयंती कब आती है? ये आती है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को आती है, और इस दिन राजस्थान में जैनियों का सबसे बड़ा मेला श्री महावीर जी हिंडौन सिटी करौली में भरता है। ठीक है, ये रब कर दे नीचे वाला, आप आराम से लिख सकते हैं। फिर चलिए लिख लें आप, है ना। इस दिन राजस्थान में जैनियों का सबसे बड़ा मेले का आयोजन होता है, और वो श्री महावीर जी हिंडौन सिटी करौली में पड़ता है, हाँ। इसके बाद फिर आती है हनुमान जयंती। इसके बाद आती है हनुमान जयंती। ये कब आती है? ये आती है चैत्र पूर्णिमा को। ठीक है, हनुमान जयंती हनुमान जी के जन्मोत्सव के रूप में इसे मनाया जाता है। तो देखिए, पहले भी अपन ने बात करी है कि कोई भी जो माह है वो प्रारंभ होता है कृष्ण पक्ष की एकम से, और जो माह है अगर समाप्ति की अपन बात करें तो वो होता है पूर्णिमा से। मतलब चैत्र पूर्णिमा, मतलब चैत्र जो महीना है वो यहाँ पर समाप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए अब जो नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं वो है भींगा गवर की अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, भींगा गवर जिसे बेतमार गणगौर भी कहा जाता है ना।
तो अगला लिखिए आप, नीगा गवर या बेतमार गणगौर। दींगा गंवर या बेतमार गणगौर। ठीक है, इसकी जो तिथि है वो है वैशाख कृष्ण तृतीया। वैशाख कृष्ण तृतीया को ही आती है। और यह एक तो जोधपुर और दूसरा वह उदयपुर शहर की प्रसिद्ध है ना। ठीक है, इसमें दूसरी जो प्रमुख बात है वो कुंवारी गंवर की पूजा की जाती है। कुंवारी गंवर की पूजा की जाती है ना। इस अवसर पर देखिए, जब ये सवारी जुलूस निकलता है तो जो स्त्रियां हैं वो अलग अलग सॉन्ग बनाकर पुरुषों के वेश में, है ना, हाथ में छड़ियां लिए हुए इस तरह से निकलती हैं। और जो कुंवारे जो पुरुष होते हैं, है ना, उनको बेत की मारती हैं। तो ऐसी मान्यता है कि जिसके बेत लग जाती है उसका विवाह फिर जल्दी से हो जाता है ना। तो ये कुछ बात है जो यहाँ पर हम ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो अगर अपन बात करें तो इसके बाद आती है आखा तीज, या इसे ही कहते हैं अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया तिथि क्या होगी, देखिए वैशाख शुक्ल तृतीया को आती है आका तीज। ठीक है, इसे एक तो जाना जाता है अबूझ सावा के रूप में। अबूझ सावा, है ना, अबूझ सावा के रूप में इसे जाना जाता है। मतलब बिना पूछे, बिना किसी मुहूर्त के इस दिन बहुत ज्यादा संख्या में विवाह होते हैं। ठीक है, दूसरी बात, इस दिन 7 अन्नों, 7 अनाज, है ना, की पूजा की जाती है। सात अनाज की पूजा की जाती है ना, 7 अन्न कोई से भी। ठीक है, और इस दिन अगर अपन बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह इसी दिन होते हैं ना। राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह इसी दिन होते हैं। लिखा आपने, चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद फिर आती है बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा कब आती है? वैशाख पूर्णिमा को। इस दिन जो प्रमुख बातें हैं वो ये है कि इस दिन माउंट आबू सिरोही में नक्की झील के किनारे गरासिया जनजाति का कुंभ कहा जाने वाले मेले का आयोजन होता है। ठीक है, इस दिन माउंट आबू पड़ता है सिरोही में। नक्की झील के किनारे गरासिया जनजाति का कुंभ कहे जाने वाले मेले का आयोजन होता है। अब देखिए, आपको यहाँ पर ये भी पता होना चाहिए कि जो गरासिया जनजाति है वो कहाँ पर पाई जाती है। तो ये जो गरासिया जनजाति है, सिरोही की आबू और पिंडवाड़ा तहसील में सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, दूसरा, इसी दिन चित्तौड़ में रासमी गांव में माता कुंडालिनी या मातृ कुंडिया मेले का आयोजन होता है। ठीक है, इसी दिन रासमी गांव चित्तौड़गढ़ में माता कुंडालिनी या मातृकुंडिया मेला भरता है और इसे मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। ठीक है, इसे मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है ना। तो ये कुछ एक बातें हैं जिन्हें आप नोट कर लें। इसके बाद भी और भी बातें अपन करने वाले हैं। देखिए भारत ने जो अपने परमाणु परीक्षण थे वो भी बुद्ध पूर्णिमा को ही किए। आपको ये बात भी अच्छे से ध्यान रखनी है ना।
भारत ने अपने परमाणु परीक्षण बुद्ध पूर्णिमा को ही किए। ठीक है, तो जो प्रमुख जो परमाणु परीक्षण है उन पर भी अपन थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। एक बिंदु आप डालें, भारत के परमाणु परीक्षण। लिखिए, भारत के परमाणु परीक्षण। इसमें पहला जो परमाणु परीक्षण है उसकी बात करें तो वह कब हुआ बताइए? वो हुआ 18 प्रथम, है ना, 18 मई 1974 को प्रथम परमाणु परीक्षण। प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ। इस समय अगर बात करें प्रधानमंत्री की, तो इस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इस समय प्रधानमंत्री। दूसरी बात, इस परमाणु परीक्षण का जो नाम रखा गया, है ना, परमाणु परीक्षण का नाम वो रखा गया बुद्ध मुस्कुराए, है ना, बुद्ध मुस्कुराए। ठीक है, ये इस परमाणु परीक्षण का नाम रखा गया, है ना। तो ये पहले परमाणु परीक्षण की अपन ने बात करी, एक बार इसे थोड़ा नोट करिए। देखिए, दूसरा और जो तीसरा परमाणु परीक्षण था वो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय में किया गया। ठीक है, दूसरा और जो तीसरा परमाणु परीक्षण है वो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय किया गया, है ना। एक दूसरा जो किया गया वो 11 मई 1998 को, और तीसरा जो किया गया वो 13 मई 1998 में किया गया, है ना। ये सेकंड और ये थर्ड। अगर जगह की बात करें तो वो किया गया खेतोलाई जैसलमेर में। पहला जो परमाणु परीक्षण था, अगर उसकी जगह की बात करें तो प्रथम जो परमाणु परीक्षण है वो पोखरण जैसलमेर में हुआ। ठीक है, खेतोलाई जैसलमेर में हुआ। और प्रधानमंत्री थे इस समय कौन? प्रधानमंत्री
इस समय थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी इस समय प्रधानमंत्री थे। और ये जो परमाणु परीक्षण है इनका जो नाम रखा गया वो रखा गया क्या? नाम रखा गया बुद्ध फिर मुस्कुराए, है ना? बुद्ध फिर मुस्कुराए। तो ये बातें अपन ने परमाणु परीक्षण में करी। देखो, बुद्ध पूर्णिमा के बाद फिर आती है गंगा दशमी। गंगा दशमी आती है बुद्ध पूर्णिमा के बाद, और ये आती है ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को। ठीक है, ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को आती है गंगा दशमी। और इसके बाद फिर आती है निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी ये आती है ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को। ठीक है, ये आती है ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को। और इसके बाद फिर आती है देवशयनी एकादशी। देवशयनी एकादशी। और देवशयनी एकादशी की अगर तिथि की बात करें तो ये जो तिथि है वो है आषाढ़ शुक्ल एकादशी, है ना? देवशयनी एकादशी ये आती है आषाढ़ शुक्ल एकादशी को। ठीक है, और देवशयनी एकादशी से ही चौमासा स्टार्ट हो जाता है, आपको पता होना चाहिए। चौमासा, है ना? चौमासा मतलब 4 माह के बाद फिर 4 माह जब बीत जाते हैं तो इसके बाद फिर आती है देवउठनी एकादशी। और वो तिथि होती है, बताइए कौन सी तिथि होती है? कार्तिक शुक्ल एकादशी, है ना? इसके बाद फिर आती है गुरु पूर्णिमा। देवशयनी एकादशी के बाद आती है गुरु पूर्णिमा, जिसे आषाढ़ पूर्णिमा भी कहते हैं, है ना? और देखिए अब आएगी गुरु पूर्णिमा, है ना? ये आषाढ़ पूर्णिमा को आती है। और इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। व्यास पूर्णिमा भी गुरु पूर्णिमा को ही कहा जाता है। ठीक है, और इसके बाद अगर अपन बात करें तो इसके बाद आती है हरियाली अमावस्या। हरियाली अमावस्या ये कब आती है? हरियाली अमावस्या आती है श्रावण अमावस्या को। श्रावण अमावस्या को आती है हरियाली अमावस्या, है ना? तो इस तरह से हमने राजस्थान के जो प्रमुख त्योहार है उनके बारे में चर्चा करी, है ना?
प्रमुख त्योहारों से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन पर अपन ने बात करी। और उसके अलावा जो प्रमुख मेले इन तिथियों में पड़ रहे हैं, इन हिंदी महीनों के दौरान, उस पर भी अपन ने चर्चा करी। इसके बाद एक जो क्लास होगी उसमें अपन ये जो सारे त्योहार है उनको एक ट्रिक वाइज सारे त्योहारों को अपन रिवाइज करने वाले हैं, है ना। तो इस तरह से ये जो प्रमुख त्योहार है उन पर हमारी चर्चा यहाँ पर होती है समाप्त। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है उसमें अपन इनको शॉर्ट में देखने वाले हैं और इनकी जो ट्रिक्स हैं उन पर बात करने वाले हैं। ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।